हाय व्हाट्स अप गाइस, इट्स बी ऑफ साई। और हम लोग के चैनल पे एक नया कोर्स आ रहा है फॉर फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स क्लास 11 इन 5 मंथ्स। मेन बात है कि हम लोग की ये जो कोर्स है ये 5 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। अभी से कोई स्टार्ट करे तो अगर किसी का बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो इस कोर्स को अटेंड कर सकता है। इसमें हम लोग बेसिक से एडवांस तक ले जाएंगे, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तुम लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कंप्लीट फिजिक्स ऑफ क्लास 11 इन 5 मंथ्स के लिए प्लीज शेयर करो। पूरा फ्री लेक्चर है, सारे एक्सटेंसिव लेक्चर होंगे अराउंड, मतलब बहुत ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबों से जाएंगे। जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, इससे तुम्हारे क्या कहते हैं अच्छी ग्रिप बनेगी 41 ईयर से। और अच्छी वर्मा से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन है, थोड़े बहुत मेरे नोट्स से भी हैं, थोड़े बहुत कोचिंग मटेरियल से भी है, मतलब बहुत कुछ है। बहुत अच्छा है। अगर तुमको खत्म करना है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे लेवल में तो कर लो सब्सक्राइब, और इससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा कोर्स है न्यू लेक्चर। इससे मतलब तुम्हारी बेसिक तो स्ट्रांग होगी ऊपर से तुम्हारी एडवांस बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर तुमको अच्छा चाहिए तो तुम अपने सारे नोट्स हैंडमेड करना। और एक चीज, एक प्रो टिप दे रहा हूँ, तो तुम अपने नोट्स बनाना ना, नोट्स के ऊपर परफेक्शन पे कभी मत जाना, क्योंकि अगर तुम परफेक्शन के बारे में सोचोगे तो तुमसे काम नहीं होगा। तुम उसको कि हाँ बहुत सुंदर बन रहा है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं बीच में थोड़ा बहुत परफेक्शन के ऊपर चला गया था, लेकिन फिर समझ आया कि छोटे में भी अच्छा हो सकता है। जैसे ये सब मेरे नोट्स हैं तो इसमें ज्यादा परफेक्शन नहीं है, इसमें छोटे में ही सब चीज अच्छे अच्छे से हो गए। बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत अच्छे होंगे। अराउंड 14-15 आवर पर चैप्टर दिया जाएगा। एनएलएम स्टार्ट हो चुका है हमारे चैनल पे और 5 महीने में पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लास 11 फिजिक्स फॉर जेईई मेंस इन एडवांस। लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो अभी से शुरू हो रहा है। प्लीज शेयर करो, प्लीज लाइक करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू। Ahoy, what's up guys, it's B of Stai and today we are going to start a new chapter of physics, mechanics, and that is Newton's law of motion. It's very useful for making the base of the mechanics. It will help us in rotation and other stuff. It is a very nice and theoretical chapter, and it's like if you will practice a good amount of question on this chapter, you will be strong in this chapter. So let's begin. So the topic is NLM, Newton's law of motion. Newton's law of motion. So what's Newton's law of motion? Newton has given us 3 laws which we have studied in class 9th, because in class 9th we had to in class 9 we studied the first law, the second law and the third law. The first law states that if there is no F external on a body, if there is no force from the external universe on the body, then the body will remain in rest or in the constant motion which it is doing. In the state of motion, it will resist any change in the state of motion. The inertial law, this is known as the inertial law. So what does this mean? This means that if like यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एक्सटर्नल यूनिवर्स से तो वो जैसे का तैसा रहेगा। मतलब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका इनिशियल कंडीशन जो होती है वही रहती है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो और रोड एकदम साफ है, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ रोड है, ठीक है, और तुमने 10 मीटर्स पर सेकेंड का उसको स्पीड दे दिया, वेलोसिटी दे दी एक डायरेक्शन में, मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ना फ्रिक्शन ना कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो अब क्या होगा, इसमें देखो एक्सेस है, हम लोगों का क्या कहते हैं ऊपर नीचे वहां पे लग रहा है क्या कहते हैं mg और नॉर्मल, मगर एक्स एक्सेस में देखो तो एक्स एक्सेस में बस एक फोर्स है और फोर्स कोई उस पे नहीं है। जो एक्स एक्सेस है उस पे फोर्स कोई नहीं है, एक्स एक्सेस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है। तो वो जो कार है वो हमेशा 10 मीटर्स पर सेकेंड नॉर्थ में जाएगी, वो डायरेक्शन को भी फॉलो करेगी सेम और स्पीड को भी करेगी, ना वो अपनी स्पीड चेंज करेगी ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रखा है, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पे रखा है तो वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। जैसे ये पेन है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है तो ये हमेशा रेस्ट पे रहेगी, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ये नहीं मूव करेगी।
चली गई, शिट। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो वहीं पे रहेगा। तो इसको, इसके ऊपर हम लोग के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड है टू सॉल्व न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये मतलब इतने मतलब अच्छे हैं स्टेप्स, इसको अगर तुम ध्यान से समझो तो सब अच्छे से हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैं इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, एक सेकंड। ये है हम लोग का फर्स्ट लॉ। मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लोग को अपना फर्स्ट लॉ लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। कैसे, इसका मतलब समझो। इफ द एफ एक्सटर्नल इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब सम। इफ द सम ऑफ द टोटल एफ एक्सटर्नल ऑन द बॉडी इज जीरो, दैट मींस देयर इज नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, then this states that the acceleration is zero. How come this is true? You know this ना कि f is equal, 9th में हम लोगों ने पढ़ा था f is equal to ma, ठीक है। तो अगर f हम लोग का जीरो हो गया तो हम लोग का क्या हो गया, f जीरो हो गया तो मास तो जीरो होगा नहीं, तो हम लोग का क्या जीरो हो गया, हम लोग का एक्सेलरेशन जो है वो हो गया जीरो। तो ये तुम प्रूव भी कर सकते हो 9th के बेसिक 9th फिजिक्स। तो इससे क्या समझ आया, इफ f एक्सटर्नल ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द एक्सेलरेशन इज जीरो। सो हम लोग का ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बेसिकली ये स्टेट करता है। अब एक्सेलरेशन में क्या क्या है, दोनों कंपोनेंट है, डायरेक्शन भी है और हम लोग की वो भी है, क्या कहते हैं उसकी, मोशन की स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसमें ये मत कहना कि कोई नॉर्थ में चल रहा है तो साउथ में चेंज कर रहा है तो उस पर कोई एक्सटर्नल नहीं लग रहा है तो ऐसे ही हो रहा है, नहीं, उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। मतलब तुम अगर गाड़ी चला रहे हो और तुम अगर रिवर्स गियर लगा दो, ब्रेक कर दो, तो तुम पीछे जाओगे तो तुम्हें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, वरना तुम वहां पे सीधे ही चलते जाते, नॉर्थ में ही चलते जाते। तो ये चीज समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। अगर 9th की फिजिक्स किसी को आती है तो ये बहुत बेसिक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ये छोटी सी चीज, ये इस लॉ का बेसिक है, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, है ना। मेरी यहाँ पे एलडी आ रही है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ। आज जैसे इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें मैं मतलब बेसिक बेसिक सब बताऊंगा और उसके ऊपर कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद फिर आगे की चीज नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये बस साफ साफ दिखे, ये अच्छी चीज है। इसको मैं इस कोने में लिख देता हूं यहाँ पे। तो हम लोग का जो फर्स्ट लॉ था वो मैंने क्या बताया था कि इफ एक्सटर्नल सिग्मा ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट, वो जो ये वाला जो साइन होता है इसको कहते हैं दिस इंप्लाइज दैट। इसका मतलब होता है कि दोनों चीजें ट्रू है। अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी में जीरो है तो उसका भी मतलब है कि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब क्वेश्चन ऐसे ट्रिक कर सकता है ये यार, क्वेश्चन ऐसे ट्रिक कर सकता है। दिस इंप्लाइज दैट देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ये इसका बेसिक है इस लॉ का कि ये है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप्स सीखो। मतलब ये वाली क्लास थोड़ा धीरे जा रही है, अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो स्पीड अपने आप बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी मतलब एकदम बेसिक कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई नया बच्चा है उसको समझना है तो समझ सकता है। मैं अभी खुद बच्चा हूँ, मैं 10th हूँ। स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में कोई मुझसे छोटा होगा तो वो बच्चा होगा ना। तो इसके स्टेप्स जो होते हैं, तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है ड्रॉ FBD। FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इजी होता है, इसमें कुछ समझाने टाइप की चीज नहीं होती है, ये मतलब बेसिक है। तुमको 3-4 क्वेश्चन में कराऊंगा, अपने आप समझ आ जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है कि जैसे कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जितने भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं, उसके द्वारा नहीं, उसके ऊपर, मतलब जैसे ये है
तो ये नीचे mg लगा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, mg लग रहा है, लेकिन नॉर्मल जमीन लगा रहा है। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसमें नॉर्मल इसके ऊपर वाला है, ठीक है, तो वो वाला फोर्स नहीं दिखाएंगे, जो इसके ऊपर लगा रहा है ये वही दिखाएंगे, समझे। तो एफबीडी तुमको अभी आगे आगे आएगा, सब समझ आ जाएगा, बहुत इजी है एफबीडी में कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब एक बार एफबीडी बना ली तो एफबीडी में हम लोग सारे टाइप के फोर्स दिखाएंगे, कौन कौन से फोर्स कहां से लग रहे हैं दोनों एक्सेस में। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है टू चूज अ नाइस एक्सेस, ठीक है। ये वाली चीज एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर नीचे लग रहा है, इसके मास के कारण mg जो कि है, मान लो ये 1 kg का है, तो इसके ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन नीचे, और मान लो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, और एक फोर्स मान लो यहाँ पे लग रहा है 60 डिग्री पे, यहाँ पे 10 न्यूटन। तो अब क्या होगा भैया कि इसमें ना हम लोग एक वो चूज करेंगे एक्सेस। तो अब इसमें तुम्हें क्या लग रहा है, इसको ऐसे चूज करना होता है कि जो मोस्ट ऑफ द फोर्सेस हैं वो अलाउ किसी एक एक्सेस आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग का 1 2 3 फोर्स है, ठीक है। थोड़ा सुंदर बना नहीं, एक बार फिर से बना दूं क्या, मतलब कोई होगा तो वो 5-10 सेकंड आगे बढ़ा दे, मतलब थोड़ा सही दिखे, ऐसा गंदा लग रहा है। मैं पहली बार मार्कर से लिख रहा हूँ। समझे। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, कितने बार आगे पेन गिरेगा, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं। तो अब ये 3 फोर्सेस हैं, तो इसमें तुमको ऐसे एक्सेस चूज करना है कि जिसमें मोस्ट ऑफ द फोर्स हो जाए। तो इसमें एक्सेस कौन सी होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन से 2 फोर्स परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ये और ये 10 और 10। तो हम लोग एक्सेस ऐसे चूज करेंगे, एक्स वाई एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है और 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है। फिर जो एक फोर्स बच गया ये वाला, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में, दोनों एक्सेस में। तो इसमें आ जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक करना आता है ना, जिस बेस से, जैसे ये बेस है, बेस से कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो बेस के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, और बेस का जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है वो होता है उसका साइन कंपोनेंट। तो इधर हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री, तो 10 cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा 5 न्यूटन, और ऊपर लग जाएगा 10 sin 30 डिग्री। 10 sin 30 डिग्री कितना होता है 5 रूट 3, ठीक है। ऊपर 5 रूट 3, और इस डायरेक्शन में कितना लग गया हम लोग का, इस डायरेक्शन में लग गया 5, और ऊपर लग गया 5 रूट 3। और ऐसे तुम देख भी सकते हो कि यहाँ पे 60 है, तो मतलब ये 90 के ज्यादा पास है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में ज्यादा होगा, तो 5 रूट 3 हो रहा है। रूट 3 5 से ज्यादा बड़ा है इधर, क्योंकि ये इसके तरफ कम है। देखो 45 आधा होता ना, 45 होता तो इक्वली दोनों में टूटते, लेकिन यहाँ पे 60 है, तो मतलब ऊपर की साइड ज्यादा है, तो ऊपर में ज्यादा जाएगा। ये बेसिक है, ये अभी तुम स्टेप सीखो, जल्दी मैं कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाए। मतलब अभी पहली क्लास थोड़ी सी बोरिंग टाइप लग सकती है अगर किसी ने थोड़ा पहले पढ़ा है, लेकिन अगर कोई इसको ढंग से पढ़ रहा है, इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवीजन अच्छे से करना होता है, वरना याद नहीं रहती वो चीजें। बेसिक स्टेप्स हैं, लेकिन आदमी भूल जाते हैं। मेरे आंख पे इसकी लाइट से इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जब एक बार तुमने चूज कर लिया एक्सेस, चूज कैसे करनी है बता दिया ना, जिसमें मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आ जाए और जो बचेंगी उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना है, ठीक है। अब आओ अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप ये कहता है कि जो तुम्हारा फोर्स है, अब जब तुमने तोड़ लिया, सबको ऐड कर लिया, तो अब जो तुम्हारे सम है वो इक्वल होंगे। सम कैसे इक्वल होंगे कि ये देखो, एक है बॉडी, ठीक है, उस पे इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है। तो अब क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन में ऐसे अपोजिट लग रहे हैं, तो अपोजिट होने के कारण दोनों कट गए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। और मान लो एक डायरेक्शन में 10 ऐसे लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन में भी 10 ऐसे ही लग रहा है, तो अब क्या हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं, ऊपर क्या लिखा है, इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, जब एफ एक्सटर्नल 0 है तो जो इंटरनल है वो एक दूसरे को वेक्टोरियली ऐड करने पे काटेंगे। तो कैसे तुम लिख सकते हो कि सम ऑफ द लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द राइट,
उसी तरीके से सम ऑफ द अप इज इक्वल टू सम ऑफ द डाउन। अभी लिखवा दे रहा हूँ, इसको समझ लो, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत समझ आ जाएगा, हलवा है। तो इसमें एक और चीज लिख सकते हो कि इसको दोनों एक्सेस में तोड़ना होता है, एफ एक्सटर्नल इन एक्स एक्सेस इज इक्वल टू 0, और क्योंकि ओवरऑल भी 0 है तो एक्स और वाई में भी 0 होना चाहिए, इसी से फिर क्योंकि वो वाला नेक्स्ट स्टेप लिखेगा है। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करो। एफ एक्सटर्नल, इससे याद रहती है, सब छोटी छोटी चीजें इससे याद रहती हैं। एक्स वाई कौन सा है, वो हम लोग की एक्सेस है जो हम लोग चूज कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी 0 होगा, एफ एक्सटर्नल इन 0। तो अब क्या होगा, अब इसका स्टेप आ जाओ, स्टेप। तो पहला स्टेप कहेंगे हम लोग कि सम टूवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू सम टूवर्ड्स राइट, RIGHT राइट, ठीक है। और दूसरे में कहेंगे सम टूवर्ड्स, हलवा है ये सब लिखने वाली चीजें हैं, हलवा, सम टूवर्ड्स डाउन। तो ये हो गया हम लोग के स्टेप्स टू सॉल्व न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सही से दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं सही से दिख भी रहा है कि नहीं। हाँ, तो इतना कर लिया, इसके बाद अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन से क्योंकि कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी, फिजिक्स में जितना क्वेश्चन होता है उतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आता है, ऐसे लोग कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ और ऐसा होता भी है, इसलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा लगाओ। चलो इसको कर लो, मैं पानी पी के आता हूँ तो वीडियो एडिट कर दूंगा। तो अब ये पूरा यहाँ तक उतार लो, 2 मिनट लगे बट। किसी को अगर ना दिख रहा हो तो उसके लिए है। सो वी आर बैक, और अब हम लोग करेंगे एक ट्रिक टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑन अ ब्लॉक पुली बॉडी। एक किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक मतलब काफी बुक्स में तो नहीं दी है। इस शॉर्ट ट्रिक से तुम एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन जब तुम्हें जल्दी लगाना होता है तो इसका यूज कर सकते हो। अभी पहले ट्रिक थोड़ा टाइम लेके समझो, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लोगे तो बहुत जल्दी होगा। तो एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, मैंने लिखी थी ट्रिक अपने लिए। पेन खुली नहीं। ट्रिक 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 रेसोडेन कौन था? हाँ, तो #1 पहली ट्रिक है ये। तो इस ट्रिक को कहते हैं ट्रिक, कहते हैं, मैंने बताया इसका नाम, कहते नहीं, ट्रिक टू फाइंड। इसमें ढेर सारी ट्रिक आएंगी, जैसे अभी हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे बढ़ेंगे तो कंस्ट्रेंट मोशन आएगा। तो कंस्ट्रेंट मोशन में भी एक ट्रिक होगी जो कि बहुत जल्दी से सवाल निकाल देगी। ये वाली ट्रिक है एक्सेलरेशन वाली। देखो ये सब चीज जुड़ेगा, वेज कंस्ट्रेंट, स्प्रिंग कंस्ट्रेंट और सब चीजें जुड़ के फिर आगे वर्क एंड एनर्जी में, रोटेशन में बहुत मजा आएगी। करो तुम बस। ट्रिक टू फाइंड और क्या कहते हैं, रोटेशन और एनएलएम और इन सब का तो इलेक्ट्रिसिटी और वहां मतलब 12th में भी बहुत मदद करेगा। इन अ ब्लॉक पुली ब्लॉक, या जो भी बोलो, मैंने ही नाम दिया है, प्रॉब्लम। इसमें क्या फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए ट्रिक है। मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा वो करना, मैं पहली बार आज मार्कर में लिखना शुरू किया हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप 1, तो मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, लिखने में अच्छा रहेगा। स्टेप 1 कहता है डिसाइड द सिस्टम। अब जो तुम्हारा सिस्टम होता है ना, उसका ऐसा होता है कि जैसा तुम सिस्टम डिसाइड करते हो उसके बाद डिवाइस होता है कि उसमें एक्सटर्नल कौन है और इंटरनल कौन है।
अगर तुमने सिस्टम सही से डिसाइड किया तो तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे सवाल। अब सिस्टम ये होता है कि अगर तुमने दो सिस्टम जैसे 3-4 बॉडी है और तुमने 2 का लिया है, तो जितने भी एक्सटर्नल बॉडीज होंगी उनसे जो फोर्सेज आएंगी वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है टू डिसाइड द सिस्टम। ये मेरे नोट्स हैं तो इसको अच्छे से बनाओ। मैंने अच्छे से बनाए थे अपने वक्त में, अपन जब 8th 9th में आया था तब। हाँ, पहला स्टेप है डिसाइड द सिस्टम। डिसाइड द सिस्टम, ठीक है। अब मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, इनको अच्छे से समझो। मुझे लगता है मैंने छोटा बोर्ड ले लिया अपने लिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है कि तुम्हारी एक पुली है और पुली के बाद तुम्हें 2 मासेज उसमें लटकाए गए हैं। तो ये हो गया तुम्हारी पुली। कॉपी पे लिखने में इतना सुंदर, बोर्ड पे लिखने पे एकदम खराब यार। पहला एग्जांपल, ये तुम्हारी पुली है, ठीक है। इधर एक है बॉडी और इधर एक बॉडी। दो बॉडी है, ठीक है। तो दोनों बॉडी जो है, अब तुम्हें सिस्टम डिसाइड करना होगा। यहाँ पे पुली है और 2 बॉडी है, तो सिस्टम कैसे डिसाइड करोगे? अरे यार, बोर्ड पे लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अब जो सिस्टम तुम डिसाइड करोगे, ये M1 और ये M2 है, M1 M2। सिस्टम क्या होगा कि इस वाले एग्जांपल में ये पूरा तुम सिस्टम मान लो, ये तुम्हारी मदद करेगा इसमें, तुम देखना भी आगे। फिर मान लो एग्जांपल 2 है ये। अब ये क्वेश्चंस हो रहे हैं एक तरीके से तुम्हें समझाने के लिए। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ठीक है। इस पे तुम्हारा एक मास रखा है M1 और यहाँ पे एक पुली लगी है, ठीक है। और यहां से एक और मास ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मास बन गया, लेकिन समझ रहे हो ना। तो अब क्या होगा, इसमें ये M2 है, ये पूरा एज अ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और फिर आ जाओ तुम तीसरे पे, तीसरे एग्जाम्पल है। एक मान लो तुम्हारा एक है थोड़ा सा ट्रायंगुलर हिल टाइप, वेज टाइप है ये, ठीक है। इसमें यहाँ पे तुमने एक पुली लगा दी, ठीक है। यहाँ से एक रोड रस्सी जा रही है और यहाँ से एक रस्सी जा रही है। यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, ठीक है। M1 M2, ठीक है। अब ये पूरा ऐसा सिस्टम होगा। तो तुम देख रहे हो अभी तक जितने भी सवाल हैं, ये पूरा स्मूथ है, स्मूथ है, वो सब स्मूथ है। यहाँ पे जितने भी हैं सारे ऑब्जेक्ट स्मूथ माने गए हैं, ठीक है। तो अब तुम क्या समझे इसमें पूरा सिस्टम कैसे डिसाइड करना है? ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, बेसिक है, लेकिन समझे रहो स्टेप्स कैसे हैं। अभी जैसे यहाँ पे तो हलवा लग रहा है, अभी आगे होगा कुछ जिसमें वर्क एंड एनर्जी में। तो वर्क एंड एनर्जी में इम्पल्स आएगा, तो इम्पल्स में तुमको सिस्टम बड़े ध्यान से डिसाइड करना होता है, ठीक है। ये तुम बना लिए होगे मेरे हिसाब से, दिख रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल था और एक यहाँ पे ऐसा था, कैसे था, मतलब दिख रहा था ना, मेरे कारण लॉक तो नहीं हो रहा था। अभी आगे बनाऊंगा उसको, फिर देख लेना, अभी एक बार फिर से आएगा अभी जब सॉल्व हुआ ये सब सवाल। तो पहला स्टेप तो हो गया। अब आ जाओ अब तुम दूसरे स्टेप पे। ये बेसिक स्टेप था, सेकंड स्टेप है तुम्हारा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से ध्यान से समझो, जल्दी जल्दी करो यार। हे प्रभु मुझे दैव शक्ति दीजिए। स्टेप 2 है, स्टेप 2 says that look for all the external
तुम 2x पे देखो, तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, मेरा तो खुद वेस्ट होगा। 2x पे देखो, पहली बार बोर्ड पे लिख रहा हूँ। लुक फॉर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो अब यहाँ पे जो दो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कौन से फोर्स देखने हैं? हमको वो फोर्स देखने हैं जो कि दो चीजें करते हैं। एक होता है सपोर्टिंग और एक होता है अगेंस्ट। हमको वो फोर्स नहीं मतलब बनाना है, लेकिन उसका इतना हमको उसका जरूरत नहीं है जो कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अभी तुम इन्हीं वाले क्वेश्चन में देखना कैसे होगा, ठीक है। सपोर्टिंग और रेजिस्टिंग एक्सेलरेशन। हमको वही वाले फोर्स देखने हैं, एक्सेलरेशन। ये हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोला ये स्टेप? स्टेप 1 था डिसाइड सिस्टम, स्टेप 2 है लुक फॉर ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस सपोर्टिंग और रेजिस्टिंग द एक्सेलरेशन। उस सिस्टम में जितने भी फोर्स है जो उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट हैं, उनको अच्छे से समझो, देखो, ठीक है। नोट, इसमें एक नोट बनाओ। कौन सा वाली ट्रिक है ये पुली और ब्लॉक के लिए है, तो इसमें एक नोट लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। अभी आगे मैं दो मेथड बताऊंगा, एक मेथड 1 और दूसरा मेंटोस मेथड, ठीक है। मेंटोस मेथड में एक ट्रिक होगी, मतलब ये सुपर मेंटोस मेथड है, ठीक है। नोट, टेंशन बहुत है भैया जिंदगी में, टेंशन हर चीज की है। टेंशन इज नॉट external force. Tension is not an external force in this. Tension is not an external force. It is internal. हमको एक्सटर्नल से डिपेंड होता है ना, वो फर्स्ट लॉ में क्या था, एक्सटर्नल। अब कुछ फोर्स होते हैं जैसे इंटरनल, जैसे आगे तुम देखोगे फ्रिक्शन जो होता है, जैसे डब्बे पे डब्बे वाला क्वेश्चन होता है, इसको डब्बे पे डब्बा वाला क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन अपोज करता है, वेक्टोरियली एक दूसरे को काट देता है। ध्यान से सुनो, वेक्टोरियली एक दूसरे को काट देता है। तो जो वेक्टोरियली एक दूसरे को कैंसिल करते हैं फोर्सेस, वो इंटरनल फोर्सेस हो जाते हैं। मतलब इंटरनल फोर्सेस और भी होते हैं जो कैंसिल नहीं करते, लेकिन इनको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं है। ये बिना मतलब हम लोग का वेरिएबल बढ़ा रहे हैं। पूरा वेरिएबल का गेम है, पूरा का पूरा वेरिएबल का गेम है, ठीक है। इट इज इंटरनल, ये नोट हो गया, ठीक है। अब इतना इसका तुम वो कर दो, उसके बाद अब मैं इसका वो सिस्टम बना के वो जो एग्जांपल लिए थे 3 वो समझाऊंगा। अरे बहुत है, अभी मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा है इसमें, पागल हो जाओगे तुम लोग करते करते। ये सब पूरा देख लो, अच्छे से दिख रहा है ना, अच्छे से दिखना चाहिए। ये सब एडिट कर दूंगा तुमको, तो ये सब नहीं मिलने वाला। हे प्रभु मुझे दैवी शक्ति दीजिए। हिल भी रहा है बहुत बोर्ड। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने दो तभी समझ आएगा। ये है दोनों मास्टर्स के पहला एग्जांपल थे M1 M2। पहले इसी को समझाता हूँ फिर दूसरे और समझाऊंगा। जैसे मैंने तो सारे एक साथ बना लिए थे, मुझको एक पेज में कंप्लीट करना था ना, ट्रिक थी। तुम लोग भी शॉर्ट बनाना। देखो जैसे मैंने इसको ऐसे बनाया है,
तुम लोग भी इसको एक ही पेज में पूरा खत्म कर देना, ठीक है। समझाते वक्त थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, हमने सबसे पहला क्या स्टेप था, हम लोग का था डिसाइड सिस्टम, उसके बाद था फोर्स देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कौन कौन से फोर्स हैं। एम मास है तो एम मास का नीचे क्या होगा, m1g। यहाँ पे m2 मास है तो इसका नीचे क्या होगा, m2g। अब जैसे तुमको एक मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसमें m1 m2 ले रहे हैं इस वाले में, इस वाले एग्जांपल में, तो पहले से ही मैं बता देता हूँ क्या है। हम लोग का जो m2 है वो ज्यादा बड़ा है, m2 हम लोग का m1 से ज्यादा बड़ा है। इसको यहाँ पे लिख दो, छोटा सा इसमें, इस वाले में जितने भी है m2 इज ग्रेटर देन m1, ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, अभी फोर्स लग नहीं रहा है, टेंशन तो वो होते हैं ये, क्योंकि इस ट्रिक है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, ए। अब एक स्टेटमेंट होता है, अभी आगे आऊंगा तो बताऊंगा, स्टेटमेंट 2, उसमें क्या कहते हैं, दोनों एंड में जो एक्सेलरेशन होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वही इधर भी होगी, ए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला, ठीक है। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या बोला था, दो वर्ड, सपोर्टिंग और रेजिस्टिंग। अब जैसे हम लोग का जो मोशन है उसको सपोर्ट ये वाला कर रहा है m2g, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में है। तो m2g के आगे तुम लिख दो सपोर्टिव, इसको मतलब आगे मैं sp लिख दूंगा, sp, और इसको r, रेजिस्टिव। ये रेजिस्टिव है, ये रेजिस्टिव है, ये सपोर्टिव है, ठीक है। ये एग्जांपल अच्छे से समझ लो, लिख लो एक जगह कौन सा रेजिस्टिव है कौन सा सपोर्टिव है। अभी जैसे ये एग्जांपल एकदम हलवा था, अब इसके बाद वाले में तुम देखोगे कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखना, गला खराब हो गया यार मेरा बोलते बोलते। lol into 100, ये सेकंड एग्जांपल था ना हम लोगों का। m1 m2, अब सारे सरफेस स्मूथ थे, मैंने पहले भी बताया था। अब देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग अच्छे से इस्तेमाल करो। ये क्या है, हम लोग का m1g, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, m2g। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है ना, टेंशन, इंटरनल फोर्स, वो कट गए ब्लॉक पुली डायग्राम में, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है, क्यों, क्योंकि m2g बड़ा होता है, इसलिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। अब देखो एक्सेलरेशन की कंपोनेंट कौन से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, m2g एक्सेलरेशन के अलोंग है तो ये सपोर्टिव हो जाएगा, मगर कैच देखो यहाँ पे m1g जो है, m1g ना अलोंग है ना रेजिस्टिव है, ये कितना है 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई फोर्स किसी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो जाती है तो वो उसको कंट्रीब्यूट नहीं करती है, क्या नहीं करती है, उसको कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो यहाँ पे m1g के साथ तुम लिखोगे, इसको मैं NC कहूंगा, नॉट कंट्रीब्यूटिव, नॉट कंट्रीब्यूटिव, ये कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं, भाड़ में जाए, सपोर्टिव, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सेकंड। अब देखा अभी कैसे मदद किया हम लोग का, अब जैसे हम लोग वेरिएबल कम कर रहे हैं, धीरे धीरे वेरिएबल घटा रहे हैं, इसमें बस यही एक वेरिएबल रह गया है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड। थर्ड एग्जांपल अब बहुत भयंकर है, उसमें कंपोनेंट तोड़ना है। भयंकर क्या है, सब हलवा है, अभी तुम करो ना यार, तुम पहली वीडियो में तुम सोच लो कि कंस्ट्रेंट मोशन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, सबके लिए है ये, धीरे धीरे सबको आएगा। हे प्रभु दया शक्ति थर्ड वाला बनाने के लिए।
देखो परफेक्शन पे कभी मत जाना कि जितना परफेक्ट हो जाए, परफेक्शन में जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने अपने बहुत टाइम वेस्ट किया था एक बार जब मैं परफेक्शन में जा रहा था, फिर मुझे बाद में समझ आया परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कितना काम कर ले रहे हो, जल्दी खत्म करो चीजें, क्योंकि बहुत है वो टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब होने लग जाएगा ना तो मजा आएगी, और जब तक मजा नहीं आती है ना तब तक मन नहीं करता पढ़ने का। ये था ना सिस्टम, पिछले बार अगर किसी को नहीं दिखा था तो ये देख लो, ये सिस्टम था, ठीक है। M1 M2, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा बीटा क्या है, ये दोनों एंगल है, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा सिस्टम, ये मैंने दोबारा इसलिए अच्छे से बड़ा बना दिया, पिछले बार कुछ लोगों को नहीं दिखा होगा। अब M2G बड़ा है, ठीक है। अब पहले इसके फोर्स बना लो, बस कुछ छोटा बनाने दो, हैशटैग देसी जुगाड़। अल्फा बीटा। अब इधर क्या लग रहा है, हमेशा जो नॉर्मल जो mg होता है वो 90 डिग्री होता है इस डायरेक्शन में हमेशा, वो डिपेंड नहीं करता है वो किस तरीके से रखा है, M1G, ठीक है। अब ये अल्फा है, तो अब मैंने क्या बताया था, एक और ट्रिक लिख लो, अ लाइन दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट विल मेक अ एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अभी तुम बाद में, अभी जब मैं इसका करूंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, अभी तुम ये बस ऐसे समझ लो, ये ट्रिक है कि तुम बस एक बार कॉपी में लिख लो इसको, अभी अच्छे से तुम समझोगे जब क्वेश्चंस होंगे बहुत, अभी ज्यादा वो मत करो। अब अगर कुछ लोग थोड़ा पहले से जानते होंगे तो जानते होंगे कि इस डायरेक्शन में जो होता है अलोंग द सरफेस, वो होता है हम लोग का, अलोंग द सरफेस जो होता है वो होता है हम लोग का साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो हो जाएगा इधर M1G साइन अल्फा, M1G साइन अल्फा, ठीक है, M1G साइन अल्फा। सिमिलरली इधर कर लो M2G, ठीक है, M2G अब इधर जो लगेगा अलोंग दिस सरफेस वो होगा M2G साइन बीटा, M2G साइन बीटा, ठीक है। और इधर जो लगेगा और इधर लगेगा वो होगा हम लोग का कॉस कंपोनेंट, इधर और इधर। तो कॉस कंपोनेंट से हमको मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फिर से क्या हो गया, हम लोग के एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो गया। अब कैसे परपेंडिकुलर हो गया, पहले ये समझो एक्सेलरेशन क्या हो गया। M2G बड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो थीटा है वो ऐसा है कि ये वाला फोल्ड बड़ा होगा, ये जो अल्फा बीटा है, अभी तुम ऐसे समझ लो क्योंकि क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में, ये हम लोग का स्टेटमेंट 3 होगा, ठीक है। अभी आगे आना, ये ट्रिक है, ट्रिक लिखो बस तुम, ठीक है, क्योंकि अभी इसका हल्का फुल्का यूज आएगा, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक सिंगल रोप है तो सेम एक्सेलरेशन रहेगी, ठीक है। और ये मासलेस पुली और ये मासलेस रोप है, आगे आएगा जब मास का आ जाता है रोटेशन में घूमने लग जाता है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, तो आगे सब चीजें बदलेगी, अभी तुम बेसिक पे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है इसका परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर टू ये M1G cos अल्फा और M2G cos बीटा, ये जो है ना हम लोग के, ये क्या है, फिर से ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वालों को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, इसका हो जाएगा नो कंट्रीब्यूशन NC। और ये जो है ये हम लोग का रेजिस्टिव है, क्यों, क्योंकि ये 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री रेजिस्टिव। और ये वाला जो है ये हम लोग का कौन सा है, ये हम लोग का सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, ठीक है। ये समझे अच्छे से, थोड़ा सा पहला अटेम्प्ट मेरा अच्छा है, अभी धीरे धीरे और अच्छा होगा, ठीक है, ये समझे। अब इसका आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है कि अब आंसर कैसे निकालोगे, ये तो समझ गए, हाँ हाँ ये है, अब आंसर पे आओ। नए नए बोर्ड पे हाथ बैठाना पड़ेगा मुझको अच्छे से। आओ थर्ड स्टेप पे, स्टेप नंबर 3।
अब ये वाला स्टेप, यही मेन स्टेप है इस पूरे चीज का। ये वाली जो ट्रिक है, स्टेप लिखो, थर्ड स्टेप। स्टेप है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका, स्टेप 3 का। ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ सपोर्टिव माइनस एफ रेजिस्टिव एफ सपोर्टिव माइनस एफ रेजिस्टिव अपॉन, अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में देखोगे एक ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ट्रिक किया है, मैं दिखाऊंगा अभी तुम्हें, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। अपॉन एम टोटल मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक, ठीक है। इसको लिख लो, ये ट्रिक हमारी यहाँ पे भी चली जाएगी। यहाँ मैं छोटे पे लिख रहा हूँ, यार ये पेंसिल कितनी अच्छी होती है। अब m टोटल ऑफ द ब्लॉक क्या है? m टोटल ऑफ द ब्लॉक है जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में जो सिस्टम हम लोगों ने बनाया था, जो हम लोग का सिस्टम था, उसमें जितना भी मास है उसका टोटल। अब देखो इसका यूज कैसे आता है उन तीनों क्वेश्चन में। पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाला आंसर लिख रहा हूँ उस क्वेश्चन का, इसको ब्रैकेट में कर दूं, दिख रहा होगा ये वाला। SPO हम लोग का सपोर्टिव, R रेजिस्टिव, ठीक है। पहले वाले का है M2G सपोर्टिव माइनस M1G रेजिस्टिव अपॉन M1 प्लस M2। नोट्स बनाते रहना वरना समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं सब चीजें मिटा दूंगा, मेरे पास अभी छोटा बोर्ड है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहले वाले का आंसर। अभी मैं समझा रहा हूँ, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का सपोर्टिव है, ये हम लोग का क्या है, रेजिस्टिव, सपोर्टिव रेजिस्टिव। ये हम लोग का टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, जो हम लोगों ने सिस्टम डिसाइड किया था। जल्दी खत्म कर रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। जयराम जी की दूसरे वाले में याद है तो एक ही हम लोग का था कंट्रीब्यूटिव, ये वाला। दूसरा वाला जो था उसका हम लोग लोड नहीं ले रहे थे, तो एक वेरिएबल ही हटा दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने ट्रिक लगाया। अभी मैं नॉर्मल स्टेप से कराऊंगा, उसमें देखना कितना टाइम लगता है, वो लंबा होता है, कराना है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को क्या कहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बेसिक यूज होता है, और प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट होता है। M1 प्लस M2, भाई यहाँ पे M1 और M2 कैसे आ गए जब M2 ही है? पढ़ो, मास ऑफ द टोटल सिस्टम, जो टोटल सिस्टम पे जो मास है उसका टोटल लेना है। यहाँ पे बच्चे ब्लंडर कर देते हैं, मुझको कैसे पता है? मुझको पता है, मैं क्यों खुद ब्लंडर किया हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला वो वाले पे जो साइन थे और वो थे, मूवी नहीं चल रही है, नोट्स बनाने M2, ठीक है। ये हम लोग का सेकंड था। इसमें देख रहा हूँ M1 प्लस M2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे तीनों के आंसर आ गए, ठीक है। ये वाली ट्रिक तुम लोग की पूरी हो गई, ये ट्रिक बहुत मदद करती है ये वाली, ठीक है। इतना करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। ट्रिक हो गई हम लोग का, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ढेर सारे क्वेश्चन है, अराउंड 100 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर 100 है, तो 200 अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन कर ही लिया होगा इसका अच्छे से, सब आ रहा है ना भाई? मैं इतना बोल रहा हूँ तो उसको भी, ठीक है। आओ, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन से पहले मैं पानी पिला देता हूँ, रुको।
देखो बहुत कोर्स है इसलिए जल्दी जल्दी करना, और किसी बकवास चीज पे मत रहना। टिकटॉक टिकटॉक तो ब्लैक बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और सब जो बकवास बकवास चीजें उनसे दूर रहना भाई, ठीक है। सिर्फ पॉज कर रहा हूँ। Now let's do some important questions on this topic. So अभी तक मैंने ट्रिक बता दी है, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब अभी जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो बेसिक है, उसके बाद फिर आएंगे मेंस लेवल, उसके बाद आएंगे एडवांस लेवल, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक, और थोड़े बहुत इरोडोव टाइप के भी। क्वेश्चन 1 है फाइंड f such that, f such that, st को such that मैं लिख देता हूं, the system is at rest, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा एक, तुमको वेज टाइप दिया है, ठीक है, एंगल थीटा है इसकी इंक्लिनेशन, ठीक है। यहां पे तुमको एक मास है m मास का, और अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो अलोंग दिस सरफेस है इस पे ऐसे आके इस पे फोर्स लग रहे हैं इस डायरेक्शन में f, ठीक है। तो अब ये बताया हम लोग को कि ये स्मूथ है। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे एफबीडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। क्या स्ट्रॉन्ग करने के लिए है? एफबीडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब जो है। और ये बेसिक जब स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो और पॉज करके एक बार ट्राई करो। मतलब एफबीडी जितना तुमको आता है, जितना समझ आ रहा है, एफबीडी का मतलब ये होता है जो इसके ऊपर फोर्सेज हैं, वो एक बार तुम ट्राई करो कि क्या क्या इस पे फोर्सेज हैं, बना के देखो। एफबीडी की डेफिनेशन कहो तो बता दो तुमको एक बार, अच्छा खासा डेफिनेशन है। The concept of free body diagram, FBD, a force on a body can only exist when there is another body to create it. Therefore, in every physical situation of concern, that there must be two or more body applying force on each other. On the other hand, the three laws of Newton describe motion of a single body under action of several forces. Therefore, to analyze a given problem, we have to consider each of the bodies separately one by one. ठीक है, क्योंकि न्यूटन लॉ एक बॉडी के मोशन को बताता है, ठीक है। This idea provides us with the concept of free body diagram. Now, what is free body diagram? A free body diagram is a pictorial representation in which body under study is assumed free from rest of the system. Assumption separate from rest of the interacting bodies and is drawn in its actual shape and orientation. मतलब जैसा शेप है वैसा ही बनाना है। जैसे ये है तो ये इस एंगल पे ऐसे है तो इसको ऐसे ही बनाना है, इसको ऐसे नहीं बना देना कि ऐसे बना दिया। मतलब बेसिक है, जैसा है उसको वैसे ही बनाना है। मतलब जरूरी नहीं है सुंदर सुंदर बनाओ, लेकिन बनाना है जैसे ओरिएंटेशन है उसी ओरिएंटेशन में, क्योंकि हमको फोर्सेस दिखाने हैं, ठीक है। एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शोन, ठीक है। ये डेफिनेशन थी, इसकी कोई यूज नहीं है, मैं बस डेफिनेशन एक बार बोलने के लिए बोल दिया था। क्वेश्चन ट्राई किया होगा आप लोगों ने। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हम लोग का ऑब्जेक्ट ये है, ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। डूम 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 डूम, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, जो बैठने की जगह है ना अच्छी खासी। तो अब सॉल्व कर रहे हैं। पहला स्टेप क्या होता है हम लोग का? ड्रॉ। ये अभी मैं स्टेप लिख रहा हूं, बाद में स्टेप नहीं लिखूंगा। ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी, ठीक है। तो अब एफबीडी बनाते हैं। सेम ओरिएंटेशन और सेम टाइप का थोड़ा फिगर होना चाहिए। तो ओरिएंटेशन कैसे है? इस टाइप का ओरिएंटेशन है। एमजी हमेशा ना ऐसे लगता है, ऐसे एमजी हमेशा ऐसे लगेगा। तो इसको तुम ऐसे कर दो, यहां से एमजी ऐसे नीचे, एमजी एम मास है ना, एम मास है एमजी,
ठीक है। अब तुम्हारा जो ये जब अब नॉर्मल फोर्स बता रहा हूँ, जब भी हमारा कोई कांटेक्ट सरफेस होता है ना, हम लोग का जब भी कोई हमारा जब भी कोई कांटेक्ट सरफेस होता है तो वहां पे नॉर्मल फोर्स आता है। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स वो होता है जो उस ऑब्जेक्ट को वहां पे रखा रहता है, वरना वो ऑब्जेक्ट नीचे धंस जाएगा mg से। तो यहाँ कैसे आएगा? ठीक है। तो अब जो नॉर्मल होता है ना, वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही लगेगा ऐसे ही लगेगा, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब अगर ये सरफेस है तो यहां से 90 डिग्री होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अभी इसका पहले ये और जो फोर्स पड़ता है वो बना देते हैं। अब इसमें एक एफ फोर्स भी लग रहा है। एफ फोर्स कैसे लग रहा है? इधर से ऐसे आ रहा है ना, तो इसको ऐसे कर दो, एफ फोर्स। एफ फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है। और क्या लग रहा है? और तुम्हारा लग रहा है अब F जो है वो इस तरीके से है और ये इसके ऐसे है, तो ये इसको ऐसे जा रहे हैं। रुको बता रहा हूं। ये तुम्हारा है, ये यहाँ पे नॉर्मल लग है, इधर से ये जा रहे हैं N ऐसे। ये समझे कैसे आएंगे? ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर पैरेलल शिफ्ट करके इसको यहाँ पे लगाओ तो परपेंडिकुलर ऐसे, तो N ऐसे है। अब यहाँ देखो, अब तुम्हारे कौन से ऐसे दो फोर्स तुमको लग रहे हैं इस पूरे डायग्राम में। अब एक्सिस सेकंड स्टेप पे आ गए हम लोग। फर्स्ट स्टेप हो गया ड्रॉ। अब सेकंड स्टेप क्या होता था? अभी मैं ये सब स्टेप लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। सेकंड स्टेप होता है चूज तो ऐसे लिखते हैं, चूज अ नाइस एक्सिस। अब इसमें चूज करना है। ठीक है। अभी ये एकदम बेसिक सवाल है, आराम से तुम्हारा अगर हो गया तो तुम आगे बढ़ो। ठीक है। चूज कैसे करोगे? अब यहाँ पे दो फोर्स हैं, ये और ये कैसे है? ये परपेंडिकुलर है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 10th में पढ़ा था, तो उसमें जैसे ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो अपने लेफ्ट राइट हैंड का यूज कर सकते हो। जैसा भी वो जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना एक्स वाई जेड, वो हमारा राइट हैंड पे वर्क करता है, वो राइट हैंड सिस्टम होता है एक्स वाई जेड। ठीक है। तो उसी तरीके से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ऐसे होता है। तो इसमें देखो ये दोनों जो फोर्सेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हमारा एक्सिस कैसे हो गया? एक्सिस ऐसे हो गया। और ज्यादातर ना अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता है, कि कभी कभी 4-5 फोर्स होते हैं और कभी कभी दो किसी डायरेक्शन में मिल जाते हैं और थोड़े ऐसे मिलते हैं। तो जब भी मिले करें तो इस एक्सिस को प्रेफर किया करो। मान लो दो फोर्स मिला है और अगर ना मिला करें तो वैसे ही किया करो। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो 2-3 फोर्सेस मिल रहे हैं और उनके अंदर भी ऐसे ही एक्सिस बन रही है, तो कौन सी एक्सिस चूज करें? तो ये इस कन्वेंशनल वाली चूज कर लिया करो। ठीक है। ये हो गई हमारी एक्स, ये हो गई हम लोग की वाई। अब फोर्सेस प्लॉट कर दो। यहां पे आ गया आपका एफ, ये नीचे आ गया आपका एम जी। ठीक है। इधर से आ गया आपका नॉर्मल। ठीक है। अब क्या होता है ना, तुम्हारा जो ये तुम्हारा एक थ्योरम होता है, a line that makes an angle theta with the horizontal, a line that makes an angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make an angle theta with the vertical. तो वर्टिकल कौन सी है? ये हमारी वर्टिकल है ना, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएगा। ये थीटा हो गया। ठीक है। अब कंपोनेंट में ब्रेक करो। ठीक है। ये पहले इतना समझ गए, चलो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 रिवीजन किए बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है। जैसे मेरा ये रिवीजन भी है एक तरीके का। इधर हो गया तुम्हारा एफ, इधर हो गया तुम्हारा एम जी, इधर हो गया तुम्हारा एफ कॉस थीटा, एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा क्यों? क्योंकि वो जो हमारा ये है, ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है और बेस के साथ जो होता है वो होता है कॉस, और इधर परपेंडिकुलर टू बेस कौन सा हो गया हम लोग का? साइन, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ठीक है। अब ये हो गए कितने स्टेप तुम्हारे? ये हो गए तुम्हारा सेकंड स्टेप खत्म हुआ ना।
नहीं, थर्ड स्टेप हो गया, रिजॉल्व फोर्सेस इनटू कंपोनेंट, कंपोनेंट में तोड़ दिया तुमने। अब जो हमारा स्टेप होता है वो स्टेप होता है कौन सा, हम लोग को सम करना है, सम ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ राइट। तो कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू n sin थीटा, F इज इक्वल टू n sin थीटा, पहला ये हो जाएगा F इज इक्वल टू n sin थीटा, कैसे हुआ, सम टूवर्ड्स राइट इज इक्वल टू सम टूवर्ड्स लेफ्ट, ये इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं एकदम स्लोली जा रहा हूँ, बहुत अभी फास्ट हो जाएगा, आगे जैसे जैसे करेंगे। सेकेंडली तुम्हारी होगी mg इज इक्वल टू n cos थीटा, n cos थीटा, ठीक है। अब तुमको निकालना क्या है, तुम्हें अब ये समझना है तुमको निकालना क्या है। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है f, तुम्हें f निकालना है। तो f में तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा n है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मारोगे, ठीक है, क्योंकि थीटा तो तुमको पता होगा लेकिन n तुमको निकालना होगा। तो n कहां से आएगा, n आएगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो n कितना हो गया, n इज इक्वल टू mg बटे cos थीटा, mg बटे cos थीटा, ठीक है, n इज इक्वल टू mg बटे cos थीटा, n इज इक्वल टू mg बटे cos थीटा। चलो अब फाइनल आंसर, हल हुआ सवाल, खत्म हुआ, अब आगे और मजा आएगी, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो n को f की जगह, तो f इज इक्वल टू आ गया हम लोग का mg साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो हो गया f इज इक्वल टू mg tan थीटा। तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो mg tan थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसके इंक्लिनेशन के कारण एक फोर्स लग रहा होगा जो mg tan थीटा के बराबर होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा f इज इक्वल टू mg tan थीटा होगा। इतना कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे करना है देख लो। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी, क्वेश्चन सब में सेम रहेगा ये, फाइंड f सच दैट इट इज ऑन रेस्ट, ठीक है। और एक तरीके से सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, अब इसी क्वेश्चन में जैसे एक वेरिएशन आ गई, मान लो यही सेम तुम्हारा क्वेश्चन है और वेरिएशन अब की ये हो गया कि मैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज कर दूं। ये एफबीडी बनाने के लिए सवाल है, अगर किसी का एफबीडी स्ट्रांग है तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। मेरा तुम लोग नेक्स्ट वीडियो खोलो, नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को मिलेगा। और अगर एक रिवीजन चाहिए क्विक तो इसको 2x के स्पीड में देख लो, मजा आएगी, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। m है, अब की जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा दिया f। और अगर कुछ लोगों को पता हो तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये जो अभी करा रहा हूँ ये सब शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि तुम्हारा अभी इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तुमको पता चल जाएगा कि जब भी इस डायरेक्शन में इसके अलोंग लगता है तो f इज इक्वल टू mg साइन थीटा आ जाता है। आंसर भी बता दिया तुम्हें, मगर एफबीडी के लिए एक बार कर लेते हैं। हम यहाँ पे हो गया गुजु 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 गुजु, ठीक है। अब मैं स्टेप नहीं लिखने वाला कि स्टेप दिस, मैं डायरेक्ट स्टेप करता हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है एफबीडी बनाना, सेम ओरिएंटेशन, देखो सेम ओरिएंटेशन, हाफ ईयरली में मेरी बहुत हालत टाइट है यार, मैं पास भी हूँ कि नहीं, ठीक है। mg हमेशा ऐसे लगेगा, mg नीचे, ठीक है। तुम्हारा आपकी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स पिछले बार ये दोनों 90 डिग्री पे थे, अब की क्या है, आपकी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो आपकी तुम्हें जो एक्सेस होगा उसको वाइजली चूज करना पड़ेगा। अब सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, तो परपेंडिकुलर में n लग जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर में n लग जाएगा, ठीक है। अब की देखो, अब की तुम खुद बताओ कि कौन से ऐसे दो फोर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर है।
एम लिखो। कौन से दो फोर्स हैं? नॉर्मल और फोर्स ना, तो उनको तुम अपनी एक्सेस बना लो। अब की एक्सेस शिफ्ट हो गई, तो अब की एक्सेस कैसी लोगे तुम? ऐसी लोगे। ये हो गया तुम्हारा एक्स, ये हो गया तुम्हारा वाई। फोर्स ऐसे लग गया, फोर्स mg अब कैसे लग रहा है? mg ऐसे लग रहा है। अभी मैं एंगल बना रहा हूं, ठीक है? तुम्हारा नॉर्मल कैसे लग गया? नॉर्मल ऐसे लग गया, नॉर्मल, ठीक है? अभी ये रफ बना है, इसको फेयर में तुम लोग बना लेना, ठीक है? तो अब क्या होगा? अब तुम्हारा एंगल थीटा कैसे चूज करोगे? क्या होता है? अ लाइन दैट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, a line perpendicular to it, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical, ठीक है? तो अगर ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा हो गया। ये तुम अभी 3-4 सवाल सॉल्व करोगे, अपने आप आ जाएगा। इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है। देखो, या फिर ऐसे भी इसको देख लो। ये हम लोग का, ये है हम लोग का वर्टिकल, ठीक है? अब ये वाली जो लाइन है, ये इससे क्या एंगल बना रही है? ये वाली थीटा डिग्री बना रही है ना? तुम कैसे बताओ? एक सेकंड, इसको नीचे ले आओ, ठीक है? अब ये जो है ना, ये इससे थीटा डिग्री बना रही है। क्यों? क्योंकि a line perpendicular to it will make an angle theta with the horizontal, vertical, ठीक है? ये तुम्हारा वर्टिकल है, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है। वही है, a line that is perpendicular, a line that is making an angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make angle theta with the vertical। बहुत इजी है, 3-4 सवाल करो, अपने आप आ जाएगा। पहले बार में थोड़ा सा तुमको अजीब लग सकता है, ठीक है? तो एंगल थीटा हो गया। अब इसको कंपोनेंट में, थर्ड स्टेप होता है कंपोनेंट में तोड़ना। चलो इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। चलो अब इसका वो बना लेते हैं, अब कंपोनेंट में तोड़ के। तो तुम्हारा जो x डायरेक्शन में लग रहा है वो हम लोग का है f, ठीक है? तुम्हारा जो y डायरेक्शन में लग रहा है वो है तुम्हारा नॉर्मल n। तुम्हारा जो y के इस डायरेक्शन में लग रहा है वो है mg cos थीटा, और जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो है mg sin थीटा, ठीक है? अभी कुछ लॉज भी कराएंगे, साइन लॉ और कुछ है, देखो ये समझे? तो अब सम ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू सम ऑफ राइट, सम ऑफ अप इज इक्वल टू सम ऑफ डाउन, तो f इज इक्वल टू, वाह फ्लो में कुछ भी कर रहा हूं, हाँ, f इज इक्वल टू आ गया हम लोग का mg sin थीटा, ठीक है? और हम लोग का n इज इक्वल टू आ गया mg cos थीटा, ठीक है? ये समझे? अब हम लोग को क्या निकालना है? बार बार बोल रहा हूँ, f निकालना है। तो f निकालने के लिए हम लोग को पता क्या है? हम लोग को पता है अपना f तो आ ही है ना, f इज इक्वल टू n sin थीटा। इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है, हमको उस वेरिएबल में डीजे नहीं करना है। f इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो f इज इक्वल टू mg sin थीटा आ गया। f इज इक्वल टू mg sin थीटा, इसको रटना है। f इज इक्वल टू mg sin थीटा रटना क्या? इतने बार करोगे आ जाएगा। जब भी ये कंडीशन आएगी तो f इज इक्वल टू क्या होगा? n sin थीटा होगा। नोट इट डाउन। ऐसी कंडीशन जब होगी, इंक्लाइन पे ऐसे लग रहा है, तो n sin थीटा के बराबर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को, मतलब जिन जिन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको बता दो, यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्लीशे लगता है बोलना फ्री में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ फ्री में, और बहुत अच्छे लेवल तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। और कोर्स शुरू हो रहा है आज से, और हम लोग खत्म कर देंगे बहुत जल्दी ही। रियल अबाउट हम लोग खत्म कर देंगे इसको दिसंबर के करीब में। अब से शुरू होकर दिसंबर तक में ये पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, ये क्लास 11। और उसके बाद अगले साल का खत्म हो जाएगा तुम्हारा अक्टूबर तक। इतने देरी में खत्म हो जाएगा सब चीज, जल्दी होगा। अभी स्पीड पकड़ने दो। चलो अब एक थोड़ा सा अच्छा लेवल का करते हैं। अच्छा क्या मतलब, इसका अभी जब इसके अंदर जब वेज कंस्ट्रेन आ जाएगा तो ये और अच्छे लेवल का होगा, क्योंकि बेसिक ही है। तो इसका, इसी का हम लोग फिर आगे जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो इसका अच्छा लेवल करेंगे।
ठीक है, ये तुम्हारी ये सरफेस हो गई। अब क्या है ना, अब यहाँ पे एक ऐसे वेज रखा है, ऐसे एक वेज रखा है, ठीक है। रुको इसको थोड़ा ढंग से बना लें। ये तुम्हारा एक वेज रखा है, ठीक है। ये है तुम्हारा कुछ ऐसा ही, ये तुम्हारा वेज है कुछ ऐसा टाइप का। और यहाँ पे ना तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर ऐसे रखा है ब्लॉक, रेक्टेंगुलर क्या हल्का सा उसको कर्व है क्योंकि इस वेज के ऊपर ऐसे रखा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ से ये पूरा इतना जो है इमेजिनरी पार्ट है, मतलब कि अगर उसको ऐसे एक्सटेंड करते हैं ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। और ये वाला वेज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ये तुम्हारे, इसको अगर ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे होगा, ताकि ये एंगल थीटा हो रहे हैं, समझे। दो मासेस हैं, एक ये और एक ये, इसको M1 मानो, इसको M2 मानो, ठीक है। टुश 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 टुश। सब अभी स्मूथ, अभी फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारी सरफेस, ये सब कांटेक्ट में है, प्योर कांटेक्ट है, ठीक है। अब क्या है, अब तुमसे पूछा है, अब यहाँ पे F लग रहा है, F कैसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे F लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, फाइंड F सच दैट हमारा बॉडी रेस्ट पे रहे, इनके ये दोनों रेस्ट पे रहे, मूव ना करें। आगे आएगा जिसमें रिलेटिव मोशन होगा, जिसके अंदर क्या कहते हैं ये दोनों मूव तो करेंगे लेकिन रिलेटिव मोशन इन दोनों का 0 होगा, वो एक अलग चीज होगी। तो अभी देखो कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग सारे फोर्सेस इसी में बनाते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस जब भी देखो तो दो फोर्स ऊपर नीचे कर दो, एन एन इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं ये दोनों। ये है, यहाँ पे एक एन ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं वो भी लाया था कि परपेंडिकुलर कैसे वो करते हैं, परपेंडिकुलर ऐसे करके ऐसे रखते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर जाता है उसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो यही वो परपेंडिकुलर इधर जाएगा। इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पहले अभी ये नाम बाद में देंगे, अभी एक बार बना देते हैं। और एक ऐसे ही नीचे जाएगा ये, ठीक है। फिर एक सरफेस यहाँ है, तो यहाँ पे इस पे कैसे एन लगेगा, ठीक है। और ये बॉडी उस पे लगाएगी, लेकिन ये हम लोग के सिस्टम में नहीं आता है। फिर एक सरफेस ये है, ठीक है, यहाँ से एक ऊपर एन लगेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हम लोग का रफ स्केच कि ये होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम का रफ है, इसी में तुमने क्वेश्चन भी बना दिया। तो एक यहाँ सरफेस है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग के इक्वेशन बनेंगे। तो शुरू करते हैं। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा जितने भी सरफेस है उसमें से हम लोग को ऐसी इक्वेशन, अब इसमें मैं तुम्हें इक्वेशन सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। इसमें ढेर सारी इक्वेशन बनने वाली है, इसमें मतलब इक्वेशन तुम्हारे अगर गिन के बताऊं तो 1 2 3 4 5 के करीब इक्वेशन बनने वाली है, लेकिन उसमें से हम लोग को इक्वेशन 2 काम की होंगी और सब बकवास की होंगी, ठीक है। तो M2 का बनाते हैं पहले, FBD, M2 का FBD होगा, तो M2 कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है, ऐसे करके, ठीक है। ये है हम लोग का M2। अब M2 में क्या हो रहा है कि M2 में इस डायरेक्शन से ऐसे N2 मान लो आ रहा है, ठीक है। M2 पे N2 आ रहा है, और मान लो ये ऐसे नीचे अपना वजन के कारण M2G लगा है, सही है, सही है, नहीं सही है। इसमें एक और है, इसमें कौन सा है, ये वाला भी है। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको तुम ऐसे बनाओगे कि ये यहाँ से ऐसे एक एन आ गया, मान लो इसको एन दे देते हैं ना, ठीक है, एन दे दिए। तो अब एन का क्या है, a line that makes an angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make an angle theta with the vertical, ठीक है। ये ऐसे हो गया, कुछ कुछ समझ आ रहा है, फिर से बनाऊं।
चलो फिर से एक बार बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अचानक से हल्का सा क्वेश्चन में अचानक से नॉर्मल ज्यादा आ गया और ये सब ज्यादा हो गए, डिफरेंट काइंड ऑफ वो आ गया है। चलो एक बार देख लो, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, समझ आ गया हो तो भी देख लो एक बार क्या जा रहा है। ठीक है, M2 है, इधर से आ रहा है N2, ठीक है, इधर से लग रहा है M2G, ठीक है, और एक इधर से आ रहा है फोर्स, वो है N। अब N जो है ना वो ऐसे इसके साथ एंगल थीटा बना रहे हैं, क्यों? A line that makes angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it will make an angle theta, a line perpendicular with angle vertical, with vertical। अब ये रुको एक बार फिर से बोल देता हूँ तुम लोगों को, जिसको मेरी टूटी फूटी भाषा नहीं समझ आई। A line that makes an angle theta, a line that makes an angle theta, a line that makes an angle theta, यहाँ तक ये जा रहा है, ये ऐसे गया, उसके बाद ये इमेजिनरी हो गया। A line that makes an angle theta with the horizontal, a line perpendicular to it, ये दोनों इसके perpendicular हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों। इसको फिर से ये अभी एकदम इतना हलवा हलवा कर रहा हूँ, अगर फिर किसी ने बाद में पूछा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था तो सही नहीं होगा। लेकिन कुछ समझ ना आया वो करे ना तो कमेंट्स में पूछ लेना कि ये कैसे किया। ये n है और इधर भी इक्वल लगेंगे क्योंकि सेम कॉन्टैक्ट सरफेस है। n, ठीक है, अब इससे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। बे यार कितना मुश्किल होता है इसको करना। अब वर्टिकल है, अब ये जहां पे भी इसको कट करेगा उससे शॉर्टेस्ट वाला जो होगा वो एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे इसको थीटा कर दो और यहाँ पे भी कट कर रहे हैं तो इसको थीटा कर दो, ठीक है। तो दोनों जगह थीटा होगा। अभी हम लोग इस वाले पे हैं तो ये थीटा हो गया, ठीक है। समझ आया कुछ कुछ? तो पहली वाली बॉडी बन गई। तो अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेस कैसे चूज करोगे? एक्सेस चूज करोगे क्योंकि हमारा ये और ये 90 डिग्री के करीब है, 90 डिग्री पे है, इसलिए ये दोनों होंगे। तो हमारा y एक्सेस में क्या आएगा? हम लोग का आएगा n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा n cos थीटा क्या होगा? n cos थीटा। ये हम लोग का y एक्सेस है, ये हम लोग का x एक्सेस है। n से बेस के साथ cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू नीचे का लग रहा है m2g, n cos थीटा इज इक्वल टू m2g। ये हम लोग की पहली इक्वेशन हो गई m2g, n cos थीटा इज इक्वल टू m2g। अब एक तुमको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जैसे n2 एक एक्स्ट्रा आ गया ना, n2 एक एक्स्ट्रा आ गया उस वाले सरफेस से, इस वाले से n2 एक एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग इस वाले अभी आगे जब आओगे, अभी तो पहले बता रहा हूँ इसलिए लिख लो, आगे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग का वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, इसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं इसलिए इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे हम लोग छोटे बच्चों जैसे। n2 इज इक्वल टू n साइन थीटा, n2 इज इक्वल टू n साइन थीटा। लिख लिया? डन। अब इसका ये वाला तो हमको यूज नहीं करना है, ये वाला यूज करना है। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट में ऊपर लिख देता हूँ, n cos थीटा इक्वल टू m2g। अब जैसे इसमें ही है ना, तो इसमें तुम इसको जैसे अभी हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग अभी तक क्या इसमें से निकालते थे इस वाली इक्वेशन से? हमको n की नीड होती थी क्योंकि m2g नोन है, cos थीटा नोन होगा, n की जरूरत होगी। तो n को हम लोग अभी निकाल लेते हैं। तो n हो जाएगा हम लोग का n इज इक्वल टू m2g बटे cos थीटा, m2g इज इक्वल टू n इज इक्वल टू m2g cos थीटा। ये हो गया। अब सेकंड बॉडी का आ जाओ। सेकेंड बॉडी का एफबीडी बनाएंगे तो कहाँ बनाए, कहाँ बनाए? इधर बनाते। ऐसी है ये कुछ बॉडी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ इधर एक लग रहा है m1g लग रहा है ना। अब क्या होगा ना, इस वाले डायरेक्शन से एक हम लोग का क्या कहते हैं n1 आ रहा होगा, n1।
अब ये n1 जो है ना, ये n1 की हमको कोई नीड नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो हम लोग इस बार इस एक्सेस को देखेंगे नहीं। अभी से ये सब चीजें डेवलप करो तो अच्छे से आ जाएगी। मैंने क्या बताया था, n cos थीटा इस तरीके से, n इससे थीटा एंगल बना रहे अलाइन, उसी वाले थ्योरम से अलाइन टेक मैक्स इन एंगल इतना, तो उससे तुम समझ जाओ। अब ये इससे थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि अब उसमें कोई नीड नहीं है। इससे मान लो यहाँ पे सुंदर से बना देता हूँ क्योंकि किसी को अगर हल्का कम समझ आया हो तो n मान लो यहाँ से n3 आ रहा है, तो n3 के कारण इस एक्सेस की हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग इसमें से एक ही निकाल पाएंगे। इधर वाले जो परपेंडिकुलर आएगा वो होगा n sin थीटा, तो f इज इक्वल टू n sin थीटा, ठीक है। f इज इक्वल टू n sin थीटा, f इज इक्वल टू n sin थीटा, दोबारा लिख देता हूँ, f इज इक्वल टू n sin थीटा, f इज इक्वल टू n sin थीटा। अब इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा, n की जगह ये डालोगे तो हो जाएगा f इज इक्वल टू, साफ जगह लिख देते हैं ना, क्या जा रहा है होगा, f इज इक्वल टू आ गया हम लोग का, हम लोग n की जगह को डालेंगे तो m2g sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, तो m2g tan थीटा। अरे ये क्या हुआ, इसमें तो हमारे m1 का कोई रोल ही नहीं है, f m1 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हाँ, f m1 पर अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, इसको नोट डाउन करो, अगर ये स्मूथ सरफेस है, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो हम लोग का जो f है इसको रेस्ट पे रखने के लिए वो m1 पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर यहाँ पे तुम एक हाथी भी रख दो, यहाँ पे तुम 1200 किलो रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन अगर ये एरिया स्मूथ है और यहाँ पे तुम मान लो 1 kg भी रख दो तो भी मोशन होगा। तो हमको किसको अपोज करना है, हम लोग को इसकी मोशन अपोज करना है। तो जब भी इसको ऐसे भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक इंक्लाइंड सरफेस पे इस डायरेक्शन में जो आता है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, उसमें जो इस डायरेक्शन में होता है, इंक्लाइंड सरफेस पे जो ये वाला था वो इस डायरेक्शन में बनाया था ना, इस तरीके से करके था। इंक्लाइंड सरफेस पे जो पहला वाला था उसमें, अरे यार डायग्राम नहीं बन पा रहा है, ऐसे था ना, तो उसका आंसर क्या आ रहा था, उसमें m1g tan थीटा आ रहा था। तो इसमें भी कुछ वैसा ही आया है, इस पे ये सरफेस रखा गया है इसलिए वो m2g tan थीटा हो जा रहा है। इसको शॉर्ट ट्रिक है, समझना हो तो समझो, वरना जैसे समझाया वो समझो, ज्यादा अच्छा है। ये तो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया था खुद देख के, बहुत रिवीजन करने से हो जाता है वो। तो इतना हो गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा क्वेश्चन ये ठीक ठाक था, बहुत हाई तो एकदम नहीं था। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टेंशन पे, अब आ जाएगी रोप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। रोप आज इंट्रोड्यूस करूंगी कल, चलो कल करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, कल रोप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग का हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, एनएलएम खत्म करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हाफ मंथ में पूरा एनएलएम खत्म हो जाएगा, वेज कंस्ट्रेंट और ये सब मिला लो। तुम लोग देखोगे तो अगर कोई बाद में देखना शुरू करेगा तो वो अगर चाहे तो उसको खत्म कर सकता है। अगर अच्छे से देख रहा है, 3-4 घंटा दे रहा है डेली, तो वो 4-5 दिन में खत्म कर देगा पूरा एनएलएम, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, प्लीज लाइक। और मैं अभी बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, और हाँ, इस पे थोड़े मोटिवेशनल भी आएंगे, और जो मेरे एक्सपीरियंस लाइफ के वो मैं बताऊंगा, कैसे मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, मतलब मुझे इंटरेस्ट कैसे आया पढ़ाई में, और यही सब, और ऐसे ही करते करते सब अच्छा है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, प्लीज शेयर।